नमस्ते। दुनियादारी में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे डिजिटल इंडिया और स्टार्टअप कल्चर पर। ये भारत सरकार का एक बहुत बड़ा एम्बिशियस इनिशिएटिव रहा है, जिसने देश के टेक्नोलॉजिकल लैंडस्केप को आप कह सकते हैं पूरी तरह से बदल दिया है। बिल्कुल। और इसी इनिशिएटिव ने डिजिटल इंडिया ने भारत में स्टार्टअप्स के लिए एक जबरदस्त लॉन्च पैड, एक इकोसिस्टम तैयार किया है। नतीजा ये है कि आज भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप हब बन गया है, 100 से ज्यादा यूनिकॉर्न्स के साथ। ये सिर्फ आंकड़े नहीं है, ये एक पूरी ट्रांसफॉर्मेशन स्टोरी है। तो आज इसी कहानी को थोड़ा गहराई से समझते हैं। कैसे डिजिटल इंडिया ने वो नींव रखी और कैसे फिर स्टार्टअप्स ने उस पर ये इतनी इम्प्रेसिव इमारत खड़ी की। शुरुआत करते हैं डिजिटल इंडिया से। ये 2015 में लॉन्च हुआ था, राइट? हाँ, 1 जुलाई 2015 को। तो इसके पीछे मेन विजन क्या था? बड़े तौर पर सरकार क्या हासिल करना चाहती थी? से मोटे तौर पर 3 हिस्सों में बांटा जा सकता है। पहला, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को एक को यूटिलिटी बनाना, जैसे बिजली पानी होता है ना, वैसे ही। अच्छा, मतलब हाई स्पीड इंटरनेट सब तक पहुंचे, सबकी एक यूनिक डिजिटल आइडेंटिटी हो, जैसे आधार है, मोबाइल और बैंक अकाउंट तक सबकी पहुंच हो, और सरकारी सर्विसेज के लिए कॉमन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हो। ये था पहला पिलर। ठीक है। और दूसरा था गवर्नेंस एंड सर्विसेज ऑन डिमांड। बेसिकली सरकारी सर्विसेज को ऑनलाइन लाकर लोगों के लिए आसान बनाना, दफ्तरों के चक्कर कम हो, इंफॉर्मेशन रियल टाइम में मिले। और तीसरा, और शायद सबसे अहम, था नागरिकों का डिजिटल एम्पावरमेंट, यानी लोगों को डिजिटली लिटरेट बनाना, डिजिटल रिसोर्सेज तक उनकी पहुंच बढ़ाना और पार्टिसिपेटिव गवर्नेंस के ये डिजिटल प्लेटफॉर्म्स तैयार करना। ये सुनने में तो बहुत एम्बिशियस लगता है। इसे हकीकत बनाने के लिए जमीनी स्तर पर क्या किया गया? इंफ्रास्ट्रक्चर साइड पर कौन से बड़े कदम उठाए गए? हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर बैकबोन बनाने के लिए कुछ की प्रोजेक्ट्स थे, बहुत जरूरी थे ये। अच्छा। जैसे भारत नेट, जिसका लक्ष्य था लाखों ग्राम पंचायतों को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ना, ताकि इंटरनेट गांव-गांव तक पहुंचे। हाँ, ये तो बहुत सुना है इसके बारे में। हालांकि इसकी रफ्तार पर कई बार सवाल उठे, पर ये रूरल कनेक्टिविटी के लिए बहुत क्रूशल प्रोजेक्ट है। फिर एजुकेशनल और रिसर्च इंस्टीट्यूशंस को जोड़ने के लिए नेशनल नॉलेज नेटवर्क और डेटा स्टोरेज के लिए हर राज्य में स्टेट डेटा सेंटर्स बनाने की बात हुई। और हाँ, गांव में डिजिटल सर्विसेज देने के लिए कॉमन सर्विस सेंटर्स यानी CSCs, उनका एक बड़ा जाल बिछाया गया। 4 लाख से ज्यादा CSCs खोलने का प्लान था। अच्छा, ये CSCs वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है। और डिजिटल आइडेंटिटी और पेमेंट्स, आधार और UPI तो आज घर घर की कहानी बन गए हैं। एग्जैक्टली। आधार ने 1.3 अरब से ज्यादा लोगों को एक वेरीफाइबल डिजिटल आइडेंटिटी दी। ये अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट था। और इसका असली इम्पैक्ट तब दिखा जब eKYC आया, जहां पहले कस्टमर वेरिफिकेशन में दिन लग जाते थे, वो मिनटों में होने लगा। फिनटेक रेवोल्यूशन की नींव तो एक तरह से इसी ने रखी। बिल्कुल। और फिर आया यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी UPI। ये तो बिल्कुल गेम चेंजर था। 2016 में लॉन्च हुआ और आज देखिए हर महीने 10 अरब से ज्यादा ट्रांजैक्शंस हैंडल कर रहा है। 10 अरब? हाँ, इसने डिजिटल पेमेंट्स को सबके लिए एक्सेसिबल बना दिया, और वो भी लगभग जीरो कॉस्ट पर। सोचिए छोटे बिजनेसेस के कैश फ्लो पर कितना बड़ा असर पड़ा होगा। हाँ, UPI का इम्पैक्ट तो वाकई अभूतपूर्व रहा है। किराना स्टोर से लेकर बड़े मॉल्स तक हर जगह दिखता है। इसके अलावा ये डिजी लॉकर, उमंग ऐप जैसे प्लेटफॉर्म्स, इनका क्या योगदान रहा? देखिए, ये सब एफिशिएंसी बढ़ाने वाले टूल्स हैं। डिजी लॉकर से फिजिकल डॉक्यूमेंट्स रखने और वेरीफाई करने का झंझट कम हुआ। इसी तरह उमंग ऐप कई सारी सरकारी सर्विसेज एक ही जगह ले आया। सरकारी खरीद को ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए गवर्नमेंट मार्केटप्लेस यानी जेम प्लेटफॉर्म बना। दिलचस्प बात यह है कि जेम खुद स्टार्टअप्स के लिए एक बड़ा मार्केट भी बन गया। ये सब मिलकर डिजिटल फ्रिक्शन कम करते हैं, प्रोसेस आसान बनाते हैं। तो इतने सारे इनिशिएटिव्स का जमीनी असर क्या दिख रहा है? नंबर्स क्या बताते हैं? क्या बदलाव आया है पिछले 8-9 सालों में? असर काफी बड़ा है, मेजरेबल है। देखिए, इंटरनेट यूजर्स 2015 में करीब 27% थे, आज 50% से ज्यादा हो गए हैं। मोबाइल फोन सब्सक्राइबर्स 1.15 अरब पार कर गए हैं। 4G कनेक्टिविटी बढ़ी है, अब 5G आ रहा है, गांव तक पहुंच रहा है। UPI ट्रांजैक्शंस, जैसा मैंने कहा, 0 से 10 अरब मंथली तक पहुंच गए। भारत रियल टाइम डिजिटल पेमेंट्स में दुनिया में सबसे आगे है। और जो जन धन आधार मोबाइल यानी जैम ट्रिनिटी है, उसने करोड़ों लोगों को फॉर्मल बैंकिंग सिस्टम से जोड़ा है। फाइनेंशियल इंक्लूजन को जबरदस्त बूस्ट मिला है इससे।
तो ये थी डिजिटल इंडिया की फाउंडेशन, कनेक्टिविटी, आइडेंटिटी, पेमेंट्स प्लेटफॉर्म्स। अब आते हैं स्टार्टअप्स पर। इस फाउंडेशन पर उन्होंने कैसे बिल्ड किया? 2015 से पहले और बाद के स्टार्टअप सीन में क्या बुनियादी फर्क आप देखते हैं? अरे जमीन आसमान का फर्क है। 2015 से पहले इंफ्रास्ट्रक्चर, खासकर डिजिटल पेमेंट्स और रिलायबल इंटरनेट कनेक्टिविटी, ये बहुत बड़े बॉटलनेक्स थे। वेंचर कैपिटल इकोसिस्टम बहुत छोटा था, फंडिंग मिलना बहुत मुश्किल था। कुछ सक्सेस स्टोरीज थीं, पर ज्यादातर बड़ी आईटी सर्विसेज कंपनीज की थीं, जैसे इन्फोसिस, विप्रो। कंज्यूमर इंटरनेट या प्रोडक्ट स्टार्टअप्स बहुत कम थे। और डिजिटल इंडिया के बाद ये जो 100 से ज्यादा यूनिकॉर्न्स की बात होती है। हाँ, ग्रोथ बिल्कुल एक्सपोनेंशियल रही है। डीपीआईटी रिकॉग्नाइज्ड स्टार्टअप्स की संख्या ही 1 लाख पार कर गई है। 108 यूनिकॉर्न्स, ये 2023 तक का आंकड़ा है, जिनकी कंबाइंड वैल्यूएशन $340 बिलियन से ज्यादा है। ये सिर्फ नंबर्स नहीं है, ये दिखाता है कि इकोसिस्टम कितना वाइब्रेंट और मैच्योर हुआ है। यूएस और चाइना के बाद हम तीसरे नंबर पर हैं। ये तो कमाल है। किन सेक्टर्स में सबसे ज्यादा हलचल, सबसे ज्यादा इनोवेशन देखने को मिल रहा है? कई सेक्टर्स में। फिनटेक तो सबसे आगे है ही। यूपीआई और आधार का लेवरेज लेकर पेमेंट्स, लेंडिंग, इंश्योरेंस टेक, वेल्थ मैनेजमेंट सब में इनोवेट कर रहा है। पेटीएम, फोनपे, रेजरपे जैसे बड़े नाम हैं। फिर ई कॉमर्स एंड कंज्यूमर टेक है। फ्लिपकार्ट, मीशो, उदान जैसे प्लेयर्स टियर 2-3 सिटीज तक पहुंच रहे हैं। सोशल कॉमर्स और वर्नाक्युलर प्लेटफॉर्म्स बढ़ रहे हैं। एडटेक में बायजूस, अनअकैडमी, अपग्रेड जैसे नाम हैं, जिन्होंने एजुकेशन को डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के जरिए डीमोक्रेटाइज करने की कोशिश की है। पेंडेमिक में ऑनलाइन लर्निंग को काफी बूस्ट मिला। सही कहा। हेल्थ टेक का भी काफी नाम सुना। हाँ, हेल्थ टेक में प्रैक्टो, फार्मेसी, 1mg जैसी कंपनीज हैं। टेलीमेडिसिन, डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड्स, ये आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन जैसे सरकारी इनिशिएटिव्स के साथ इंटीग्रेट भी हो रहे हैं। इनके अलावा एग्रीटेक में भी काफ़ी इंटरेस्टिंग काम हो रहा है। सप्लाई चेन को ऑप्टिमाइज करना, किसानों को सीधे कंज्यूमर से जोड़ना, देहात, निंजा कार्ट, एग्रोस्टार जैसे स्टार्टअप्स इसमें लगे हैं। और सैस। हाँ, एक और सेक्टर जो ग्लोबल लेवल पर शाइन कर रहा है वो है सैस, यानी सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। फ्रेशवर्क्स, ज़ोहो, पोस्टमैन जैसी कंपनीज भारत से ग्लोबल बिजनेसेस के लिए वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स बना रही हैं। इनके हाई मार्जिन बिजनेस मॉडल्स हैं। ये इनोवेशन क्या सिर्फ बैंगलोर, दिल्ली, मुंबई जैसे बड़े शहरों तक ही सीमित है, या छोटे शहरों में भी कुछ हलचल है? देखिए, प्राइमरी हब्स तो वही हैं। बैंगलोर, जिसे सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया कहते हैं, करीब 40% स्टार्टअप्स वहीं हैं। फिर दिल्ली एनसीआर और मुंबई। हैदराबाद, पुणे, चेन्नई भी तेजी से उभर रहे हैं। लेकिन छोटे शहर, टियर 2-3? हाँ, ये इंटरेस्टिंग ट्रेंड है। अब टियर 2-3 शहर जैसे जयपुर, इंदौर, कोच्चि, चंडीगढ़ में भी सिग्निफिकेंट ग्रोथ दिख रही है। इसके कारण भी हैं। वहाँ ऑपरेशनल कॉस्ट्स कम हैं, लोकल टैलेंट मिल रहा है और स्टेट गवर्नमेंट्स भी इंसेंटिव्स दे रहे हैं। तो कह सकते हैं कि इकोसिस्टम जियोग्राफिकली डेमोक्रेटाइज हो रहा है। तो ये साफ है कि डिजिटल इंडिया और स्टार्टअप बूम साथ साथ चले हैं। इनमें एक गहरा कनेक्शन है। ये सिनर्जी काम कैसे करती है? डिजिटल इंडिया ने स्टार्टअप्स को डायरेक्टली कैसे इनेबल किया? देखिए, सबसे बड़ा एनेबलमेंट रहा है डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी डीपीआई का बनना। सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया और स्टार्टअप्स ने उस पे इनोवेट किया। ये मॉडल बहुत सक्सेसफुल रहा है। जैसे आधार बेस्ड ई-केवाईसी ने कस्टमर ऑनबोर्डिंग को सुपर फास्ट बना दिया। फिनटेक का बूम इसी वजह से पॉसिबल हुआ। पहले दिन लगते थे, अब मिनटों में होता है। हाँ, ये तो मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है। बिल्कुल। फिर यूपीआई ने पेमेंट्स को फ्री और इजी बनाया, जिससे ई कॉमर्स और पीयर टू पीयर ट्रांजैक्शंस को पंख लग गए। और इंडिया स्टैक, ये ओपन एपीआईज का कलेक्शन है, आधार, यूपीआई, डिजीलॉकर वगैरह। इसने स्टार्टअप्स को रेडीमेड बिल्डिंग ब्लॉक्स दिए। उन्हें बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में रिसोर्स वेस्ट नहीं करना पड़ा, वो सीधे इनोवेशन पर फोकस कर पाए। गवर्नमेंट डेटा सेट्स का एक्सेसिबल होना भी एएमएल एप्लीकेशंस के लिए हेल्पफुल रहा। और कनेक्टिविटी का इम्पैक्ट, सस्ता डेटा वगैरह। हाँ, ये बहुत बड़ा फैक्टर है। भारत में मोबाइल डेटा दुनिया में सबसे सस्ता है। इससे वीडियो फर्स्ट प्लेटफॉर्म्स, चाहे वो एडटेक हो या एंटरटेनमेंट और वर्नैक्युलर कंटेंट प्लेटफॉर्म्स, उनको बहुत बढ़ावा मिला। और जैसे जैसे इंटरनेट गांव तक पहुंचा,
स्टार्टअप्स के लिए बिल्कुल नए मार्केट्स खुल गए। पॉलिसी और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क का क्या रोल रहा? जैसे स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव का जिक्र होता है अक्सर। बिल्कुल, स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव बहुत इंपॉर्टेंट था माहौल बनाने के लिए। इसमें टैक्स एग्जेम्पशन, सेल्फ सर्टिफिकेशन जैसे कंप्लायंस नॉर्म्स में ढील, इजी एग्जिट के प्रोविजंस, आईपी सपोर्ट जैसे कई मेजर्स थे। इसके अलावा आरबीआई के रेगुलेटरी सैंडबॉक्सेस ने फिनटेक्स को कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में नए प्रोडक्ट्स टेस्ट करने का मौका दिया। अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क ने कंसेंट बेस्ड डेटा शेयरिंग को इनेबल किया, जिससे लेंडिंग और वेल्थ मैनेजमेंट में इनोवेशन हुआ। ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स यानी ONDC ई कॉमर्स को और डेमोक्रेटाइज करने की एक नई कोशिश है। ड्रोन पॉलिसी 2021 ने भी एक नए सेक्टर के लिए रास्ते खोले और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सुधारने के लिए ऑनलाइन कंपनी रजिस्ट्रेशन, स्पाइस प्लस, सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम्स जैसे कदम भी उठाए गए। इन सब ने मिलकर मार्केट कैसे क्रिएट किया? कंज्यूमर्स और बिजनेसेस कैसे बदले? एक अनएक्सपेक्टेड कैटलिस्ट था जिसने डिजिटल एडॉप्शन को कई साल एक्सेलरेट कर दिया। लोग मजबूरी में ही सही ऑनलाइन सर्विसेज यूज करने लगे और फिर उसकी आदत पड़ गई। रूरल इंटरनेट यूजर्स का बेस बढ़ने से स्टार्टअप्स को नया अनटैप्ड मार्केट मिला। डिजिटल लिटरेसी प्रोग्राम्स ने लोगों को टेक सेवी बनाया और जैसा मैंने पहले कहा, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस यानी जेम के जरिए सरकार खुद एक बहुत बड़ा कस्टमर बन गई स्टार्टअप्स के लिए। ओके, तो इंफ्रास्ट्रक्चर मिला, मार्केट बना, पॉलिसीज भी सपोर्टिव रहीं, लेकिन स्टार्टअप्स को चलाने के लिए फ्यूल यानी फंडिंग, पैसा कहाँ से आया? ये फंडिंग सीन कैसे इवॉल्व हुआ है? फंडिंग में काफी रोलर कोस्टर हाइड रही है, जैसा मैंने पहले इशारा किया था। 2015 में करीब $9 बिलियन की फंडिंग आई थी स्टार्टअप्स में। 2021 में ग्लोबल लिक्विडिटी सर्ज और पॉजिटिव सेंटिमेंट के कारण ये 42 बिलियन के पीक पर पहुंच गई। बाप रे, $42 बिलियन। हाँ, वो एक एक्सेप्शनल ईयर था। लेकिन फिर 2022-23 में ग्लोबल फैक्टर्स और मार्केट करेक्शन के कारण इसमें गिरावट आई और फंडिंग लगभग $10 बिलियन के आसपास रही। इसे फंडिंग विंटर भी कहा गया। लेकिन इसका एक पॉजिटिव साइड इफेक्ट ये हुआ है कि इकोसिस्टम अब मैच्योर हो रहा है। इन्वेस्टर्स अब सिर्फ ग्रोथ एट एनी कॉस्ट नहीं देख रहे, बल्कि प्रॉफिटेबिलिटी, सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल्स पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं। और पैसा लगा कौन रहा है? इन्वेस्टर्स की प्रोफाइल में क्या बदलाव आया है? पहले ग्लोबल वीसीज का दबदबा ज्यादा था। सकोया, एक्सेल, टाइगर ग्लोबल, सॉफ्टबैंक जैसे बड़े नाम। वो अभी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर ग्रोथ स्टेज में। लेकिन अब डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स जैसे प्रेमजी इन्वेस्ट, इन्फोसिस, टाटा ये भी बड़े प्लेयर्स बन गए हैं। कॉर्पोरेट वीसीज, गूगल, Amazon, वॉलमार्ट जैसी कंपनीज वो स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट्स कर रही हैं। और अर्ली स्टेज में एंजल इन्वेस्टर्स और माइक्रो वीसीज का नेटवर्क भी काफी स्ट्रांग हुआ है, जो सीड फंडिंग में क्रूशियल रोल निभाते हैं। सरकार की तरफ से फाइनेंशियल सपोर्ट कैसा है? क्या सरकार सीधे इन्वेस्ट करती है? सरकार सीधे स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट आमतौर पे कम करती है, उनका अप्रोच इनेबलमेंट का ज्यादा है। लेकिन फंड ऑफ फंड्स फॉर स्टार्टअप्स FFS एक बड़ा इनिशिएटिव है। इसका 10,000 करोड़ का कॉर्पस है, जिसे सिडबी मैनेज करता है। ये FFS सीधे स्टार्टअप्स में नहीं, बल्कि VC फंड्स में इन्वेस्ट करता है, जो फिर आगे स्टार्टअप्स में पैसा लगाते हैं। इसके अलावा स्टेट लेवल इनिशिएटिव्स हैं, जैसे कर्नाटका स्टार्टअप सेल, केरला स्टार्टअप मिशन। उनके अपने फंड्स और इंक्यूबेशन प्रोग्राम्स हैं। और छोटे बिजनेसेस के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम्स भी हैं, जैसे CGTMSE, मुद्रा लोन्स, जो कोलैटरल फ्री लोन लेने में मदद करती हैं। और एग्जिट मैकेनिज्म्स, मतलब स्टार्टअप से इन्वेस्टर्स अपना पैसा वापस कैसे निकालते हैं? वो सीन कैसा है? ये इकोसिस्टम मैच्योरिटी करे बहुत इंपॉर्टेंट सिग्नल होता है। अब IPOs यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स का रास्ता खुल गया है। जोमैटो, नाइका, पेटीएम जैसी बड़ी टेक कंपनीज स्टॉक मार्केट में लिस्ट हुई हैं। हालांकि उनकी मार्केट परफॉर्मेंस मिक्स्ड रही है और उसने मार्केट को थोड़ा रियलिस्टिक बनाया है, पर ये एक वायबल एग्जिट ऑप्शन बन गया है, जो पहले नहीं था। दूसरा बड़ा रास्ता है M&A यानी मर्जर्स एंड एक्विजिशंस। बड़ी डोमेस्टिक या इंटरनेशनल कंपनीज सक्सेसफुल स्टार्टअप्स को खरीद लेती हैं। वॉलमार्ट, फ्लिपकार्ट डील इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। इंडस्ट्री में कंसोलिडेशन भी M&A के जरिए हो रहा है। ठीक है, इनोवेशन और फंडिंग के साथ साथ टैलेंट भी तो चाहिए। भारत का एडवांटेज क्या है इसमें? ह्यूमन कैपिटल की क्या सिचुएशन है? टैलेंट भारत की शायद सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है इस पूरी स्टोरी में। हर साल करीब 13.5 लाख इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स निकलते हैं हमारे यहाँ से। IITs, NITs और दूसरे अच्छे कॉलेजेस से
वर्ल्ड क्लास टैलेंट आता है। डेवलप मार्केट्स के मुकाबले कॉस्ट एडवांटेज तो है ही। स्किल इंडिया मिशन और कई प्राइवेट प्लेयर्स डिजिटल स्किल्स डेवलप करने पे फोकस कर रहे हैं। और एक बहुत इंटरेस्टिंग ट्रेंड जो दिख रहा है वही रिवर्स ब्रेन ड्रेन। अच्छा। हाँ, बहुत से एक्सपीरियंस प्रोफेशनल्स जो पहले सिलिकॉन वैली या दूसरी जगहों पर काम कर रहे थे, वो अब वापस भारत आकर या तो खुद स्टार्टअप्स शुरू कर रहे हैं या एग्जिस्टिंग स्टार्टअप्स में लीडरशिप रोल्स ले रहे हैं या मेंटोर और इन्वेस्ट कर रहे हैं। वो अपने साथ ग्लोबल एक्सपीरियंस और नेटवर्क्स ला रहे हैं। लेकिन टैलेंट साइड पर चैलेंजेस भी होंगे, सिर्फ नंबर्स काफी नहीं होते, क्वालिटी का इशू। इस एक चैलेंज है। इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज जैसे एआई, ब्लॉकचेन, साइबर सिक्योरिटी में स्पेशलाइज्ड स्किल्स का गैप है। इंडस्ट्री एकेडेमिया कनेक्ट को और मजबूत करने की ज़रूरत है ताकि करिकुलम इंडस्ट्री नीड्स के हिसाब से अपडेट हो। स्टार्टअप्स में हाई अट्रिशन रेट्स भी एक चैलेंज है, क्योंकि उन्हें एस्टैब्लिश टेक जायंट्स से टैलेंट के लिए कम्पीट करना पड़ता है, जो अक्सर ज़्यादा स्टेबिलिटी और कॉम्पेंसेशन ऑफर करते हैं। यहाँ तक तो काफी पॉजिटिव तस्वीर दिखती है। डिजिटल इंडिया का फाउंडेशन, स्टार्टअप्स का बूम, फंडिंग, टैलेंट। लेकिन चैलेंजेस क्या हैं इस इकोसिस्टम के सामने? सब कुछ गुलाबी तो नहीं होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। चैलेंजेस काफ़ी रियल हैं और उन पर बात करना ज़रूरी है। पहला, इंफ्रास्ट्रक्चर गैप्स। डिजिटल डिवाइड अभी भी एक हकीकत है। शहरों और गांव में कनेक्टिविटी की क्वालिटी और रिलायबिलिटी में फ़र्क है। लैंग्वेज बैरियर भी है। डिजिटल कंटेंट और सर्विसेज ज़्यादातर इंग्लिश में है। वर्नैक्युलर कंटेंट की ज़रूरत है। डिवाइस अफोर्डेबिलिटी, खासकर स्मार्टफोन्स, अभी भी कुछ सेगमेंट्स के लिए इशू है। फिर क्लाउड कंप्यूटिंग कॉस्ट्स, डेटा सेंटर कैपेसिटी और बढ़ते साइबर सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज भी चैलेंजेस हैं। रेगुलेटरी साइड पर दूसरा बड़ा चैलेंज है रेगुलेटरी इश्यूज। रेगुलेशंस कई बार कॉम्प्लेक्स होते हैं और तेजी से बदलती टेक्नोलॉजी के साथ तालमेल बिठाना मुश्किल होता है। डेटा लोकलाइजेशन, टैक्सेशन अनसर्टेनिटीज जैसे एंजल टैक्स या क्रिप्टो पर टीडीएस, ये सब चिंता का विषय रहे हैं। डेटा प्रोटेक्शन लॉ का फाइनल शेप और उसका इम्प्लीमेंटेशन बहुत क्रूशल होगा। मल्टीपल रेगुलेटरी अथॉरिटीज होने से कई बार कंफ्यूजन भी होता है। और मार्केट और बिजनेस चैलेंजेस, फंडिंग विंटर का जिक्र आपने किया था। हाँ, तीसरा है मार्केट एंड बिजनेस चैलेंजेस। कई यूनिकॉर्न्स, बड़ी स्टार्टअप्स भी अभी तक प्रॉफिटेबल नहीं है। हाई बर्न रेट्स हैं। सस्टेनेबल यूनिट इकोनॉमिक्स अचीव करना एक बड़ा चैलेंज है। ग्लोबल टेक जायंट से कंपटीशन बहुत इंटेंस है। कई बार कॉपीकैट कल्चर का आरोप भी लगता है। और जैसा हमने कहा, फंडिंग विंटर ने अर्ली स्टेज स्टार्टअप्स के लिए सीरीज ए फंडिंग रेज करना मुश्किल बना दिया है, खासकर मेट्रो सिटीज के बाहर वालों के लिए। और सोशल साइड पर कोई चैलेंजेस? हाँ, सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स को नजरअंदाज नहीं कर सकते। जेंडर गैप एक बड़ा इशू है। स्टार्टअप फाउंडर्स में महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन बहुत कम है, शायद सिर्फ 14% के आसपास। इसे बढ़ाने की जरूरत है। गिग इकोनॉमी वर्कर्स के राइट्स और सोशल सिक्योरिटी पर भी बहस चल रही है। और जैसे जैसे स्केल बढ़ रहा है, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी पर भी स्टार्टअप्स को ज्यादा ध्यान देना होगा। इतने चैलेंजेस के बावजूद अगर हम ओवरऑल इम्पैक्ट देखें, इकोनॉमी पर, सोसाइटी पर, टेक्नोलॉजी पर, तो क्या असेसमेंट होगा आपका? देखिए, चैलेंजेस अपनी जगह है, लेकिन इम्पैक्ट अनडिनायबली पॉजिटिव और ट्रांसफॉर्मेटिव रहा है। इकोनॉमिक इम्पैक्ट देखें तो लाखों डायरेक्ट जॉब्स क्रिएट हुई हैं, शायद 8 से 10 लाख, और करोड़ों इनडायरेक्ट जॉब्स जैसे गिग इकोनॉमी में डिलीवरी पार्टनर्स, सपोर्ट स्टाफ। डिजिटल इकोनॉमी अब जीडीपी का एक सिग्निफिकेंट हिस्सा बन रही है। अनुमान है कि 2025 तक 10-15% तक हो सकती है। बिलियंस में एफडीआई आया है स्टार्टअप इकोसिस्टम में। और सोशल इम्पैक्ट? सोशल इम्पैक्ट भी गहरा है। फाइनेंशियल इंक्लूजन बढ़ा है। आज 80% से ज्यादा अडल्ट्स के पास बैंक अकाउंट्स हैं। इसमें जैम ट्रिनिटी का बड़ा रोल है। एजुकेशन और हेल्थ केयर एक्सेस बेहतर हुआ है, खासकर रिमोट एरियाज में ऑनलाइन लर्निंग और टेलीमेडिसिन के जरिए। वुमेन एंटरप्रेन्योर्स, फार्मर्स, आर्टिसंस को नए मार्केट्स मिले हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के जरिए। एम्पावरमेंट हुआ है। टेक्नोलॉजी और इनोवेशन पर? टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन के लिहाज से देखें तो इंडिया स्टैक और यूपीआई जैसे मॉडल्स ग्लोबल रिकॉग्निशन पा रहे हैं। दूसरे देश इन्हें अपनाना चाहते हैं। पेटेंट फाइलिंग्स बढ़ रही हैं। इंडिजिनस टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस डेवलप हो रहे हैं भारत की अपनी ज़रूरतों के लिए। अगर हम दुनिया के मुकाबले देखें तो भारत कहाँ खड़ा है, जैसे चाइना या यूएस के कंपैरिजन में? देखिए, चाइना से तुलना करें तो मार्केट साइज और गवर्नमेंट सपोर्ट में कुछ सिमिलैरिटीज हैं, पर चाइना का स्टार्ट हमसे पहले हुआ और वहाँ का स्केल बड़ा है। इंडिया का डेमोक्रेटिक सेटअप और ओपन इकोसिस्टम ग्लोबल पार्टनरशिप्स में मदद करता है, जबकि चाइना का रेगुलेटरी कंट्रोल ज़्यादा टाइट है। यूएस के कंपैरिजन में इंडिया के पास कॉस्ट एडवांटेज और यंगर डेमोग्राफिक है, लेकिन टेक्नोलॉजी डेप्थ,
R&D फंडिंग और पब्लिक मार्केट मैच्योरिटी में अभी भी गैप है। यूएस का इकोसिस्टम ज़्यादा मैच्योर है, पर भारत की खासियत ये है कि हम यूनिक इंडियन प्रॉब्लम्स के लिए इनोवेटिव, फ्रूगल सॉल्यूशंस बना रहे हैं और इंडिया स्टैक जैसा मॉडल साउथ ईस्ट एशिया और अफ्रीका जैसे इमर्जिंग इकोसिस्टम्स के लिए बहुत रेलेवेंट और एक्सपोर्टेबल हो सकता है। लुकिंग अहेड, भविष्य की तरफ देखें तो फ्यूचर ट्रेंड्स क्या दिख रहे हैं? नेक्स्ट वेव ऑफ इनोवेशन कहाँ से आ सकती है? द इमर्जिंग ट्रेंड्स में AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत बड़ा थीम रहेगा, खासकर वर्नैक्युलर AI फॉर सोशल इम्पैक्ट। वेब 3 ब्लॉकचेन में पोटेंशियल है, हालांकि रेगुलेटरी क्लैरिटी का इंतजार है। डीप टेक पर फोकस बढ़ेगा, हार्डवेयर, सेमीकंडक्टर्स, एडवांस्ड मटेरियल्स, बायोटेक। क्लाइमेट टेक और स्पेस टेक प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन के साथ भी इंपॉर्टेंट एरिया होंगे। इनके अलावा D2C ब्रांड्स, डायरेक्ट टू कंज्यूमर, B2B SaaS, गेमिंग और लॉजिस्टिक्स टेक में भी ग्रोथ जारी रहने की उम्मीद है। तो इस इकोसिस्टम को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए और सस्टेनेबल बनाने के लिए क्या करना होगा? गवर्नमेंट और स्टार्टअप्स दोनों के लिए क्या रिकमेंडेशंस होंगे? गवर्नमेंट को वो रेगुलेटरी क्लैरिटी और प्रिडिक्टेबिलिटी लानी होगी, खासकर डेटा प्रोटेक्शन लॉ और इमर्जिंग टेक रूल्स पर। इंफ्रास्ट्रक्चर गैप्स को भरना होगा, खासकर रूरल ब्रॉडबैंड और अफोर्डेबल क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर। एक्सेस टू कैपिटल को और आसान बनाना होगा, FFS का एक्सपेंशन, एंजल टैक्स सिंप्लीफिकेशन जैसे कदम उठाने होंगे। टैलेंट डेवलपमेंट पर फोकस जारी रखना होगा, करिकुलम रिफॉर्म, इंडस्ट्री पार्टनरशिप्स के जरिए, और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को कंटिन्यूअसली इंप्रूव करना होगा। और स्टार्टअप इकोसिस्टम को खुद क्या करना चाहिए? स्टार्टअप इकोसिस्टम को अब सिर्फ वैल्यूएशन या फंडिंग पर नहीं, बल्कि सस्टेनेबल ग्रोथ पर फोकस करना होगा। प्रॉफिटेबिलिटी, पॉजिटिव यूनिट इकोनॉमिक्स और ESG एनवायरमेंटल सोशल गवर्नेंस फैक्टर्स पर। इनोवेशन डेप्थ बढ़ानी होगी, कोर R&D और IP क्रिएशन पर इन्वेस्ट करना होगा, इंक्लूसिव ग्रोथ इंश्योर करनी होगी, टियर 2-3 सिटीज, वुमेन एंटरप्रेन्योर्स, बॉटम ऑफ द पिरामिड सेगमेंट्स पर फोकस करना होगा और ग्लोबल एम्बिशन रखनी होगी। सिर्फ भारत के लिए नहीं, दुनिया के लिए सॉल्यूशंस बनाने होंगे। विजन 2030 के लिए कुछ एम्बिशियस गोल सोचे जा सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं? कुछ एम्बिशियस गोल्स हो सकते हैं, जैसे 500+ यूनिकॉर्न्स बनाना, डिजिटल इकोनॉमी को GDP का 20% हिस्सा बनाना, यूनिवर्सल डिजिटल लिटरेसी अचीव करना 90%+, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में टॉप 25 में आना, इंक्लूसिव ग्रोथ टारगेट्स रखना, जैसे 50% स्टार्टअप्स टियर 2-3 शहरों से हों, विमेन एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देना, शायद 30% स्टार्टअप्स विमेन लेड हों, और सस्टेनेबिलिटी को कोर बिजनेस स्ट्रैटेजी का हिस्सा बनाना। तो संक्षेप में कहें तो डिजिटल इंडिया ने प्लेटफॉर्म तैयार किया, डिजिटल आइडेंटिटी, पेमेंट्स, कनेक्टिविटी, ओपन प्लेटफॉर्म्स, और स्टार्टअप्स ने इस पर इनोवेट करके सॉल्यूशंस बनाकर एक क्रांति सी ला दी। बिल्कुल, ये एक वर्चुअस साइकिल बन गया है, एक बहुत ही पावरफुल कॉम्बिनेशन। गवर्नमेंट के डिजिटलाइजेशन एफर्ट्स ने मार्केट एक्सेस बढ़ाया, कॉस्ट्स कम किए, जिससे स्टार्टअप्स को पनपने का मौका मिला, और सक्सेसफुल स्टार्टअप्स ने डिजिटल मॉडल्स की वायबिलिटी साबित की, जिससे और गवर्नमेंट सपोर्ट और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आया। नतीजा 100+ यूनिकॉर्न्स, लाखों नौकरियां और ग्लोबल टेक पावर हाउस के तौर पर भारत की एक नई पहचान। लेकिन जैसा हमने चर्चा की, चैलेंजेस भी कम नहीं है। डिजिटल डिवाइड अभी भी है, रेगुलेटरी अनसर्टेनिटी बनी हुई है, प्रॉफिटेबिलिटी का प्रेशर है, जेंडर गैप है, इंक्लूजन के सवाल हैं। हाँ, और शायद अब फोकस सिर्फ ग्रोथ के नंबर से हटकर सस्टेनेबल और इंक्लूसिव डेवलपमेंट पर होना चाहिए। डीपर इनोवेशन, R&D और ग्लोबल IP क्रिएशन की जरूरत है। इंक्लूजन को एंश्योर करना होगा ताकि इस ग्रोथ का फायदा गांवों तक, महिलाओं तक और समाज के अंडरसर्व्ड कम्युनिटीज तक पहुंचे। सस्टेनेबिलिटी को बिजनेस मॉडल्स का सेंट्रल पार्ट बनाना होगा, सिर्फ एक एड ऑन नहीं। निश्चित रूप से डिजिटल इंडिया ने एक मजबूत नींव रखी है और स्टार्टअप इकोसिस्टम ने अपनी डायनामिज्म और रेजिलियंस दिखाई है। साथ मिलकर ये भारत को एक डेवलप्ड और इंक्लूसिव नेशन बनाने की जबरदस्त पोटेंशियल रखते हैं। ये देखना दिलचस्प होगा कि अगले दशक में ये कहानी कौन सा मोड़ लेती है। बिल्कुल, द नेक्स्ट चैप्टर इज येट टू बी रिटन। Okay, so we hope you liked today's discussion. For more such discussions on general studies topics, subscribe to our channel. धन्यवाद, जय हिंद।